हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूहो वांगडों के साथ मिलकर उसके लिए सोरेंग ढूंढने के लिए उसके होम टाउन की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में यूहो की नजर मिस ओरेंग और मिस किकी के ऊपर पड़ती है, जो कि अपने सन मून रॉयल एम्पायर के साथ युआन एम्पायर से जंग लड़ रहे थे, जहां युआन एम्पायर सन मून रॉयल एम्पायर के ऊपर काफी हद तक भारी पड़ रहा था। लेकिन वांगडोंग और यूहो के आ जाने की वजह से हमने देखा था वो जंग का पूरा रुख ही बदल गया था, जो देखकर मिस ओरेंज और मिस किकी को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युआन एम्पायर का क्राउन प्रिंस वहाँ पे अनाउंस करते हुए अपनी आर्मी से कहता है कि जो भी मेरे लिए सन मून रॉयल एम्पायर के क्राउन प्रिंस की फैंसी को पकड़ कर लाएगा, उसे ना सिर्फ मैं हजारों गोल्ड कॉइंस का इनाम दूंगा, बल्कि उसी के साथ साथ उसे रिवार्ड के तौर पर कुछ सोल बोन्स भी दूंगा। असल में क्राउन प्रिंस का इशारा यहाँ पे मिस ओरेंज की तरफ था। अब अपने क्राउन प्रिंस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युआन एम्पायर की आर्मी में एक नया जोश आ गया था। वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए सन मून रॉयल एम्पायर की आर्मी को खत्म करने लगे थे, ताकि वो जल्द से जल्द मिस ओरेंज को पकड़कर उसे क्राउन प्रिंस के हवाले कर सके। हालांकि हम देखते हैं कि युआन एम्पायर की आर्मी सन मून रॉयल एम्पायर की आर्मी के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन यूहो और वांगडोंग की वजह से हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे सन मून रॉयल एम्पायर की आर्मी युआन एम्पायर की आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगी थी, क्योंकि वांगडोंग और यूहो अकेले ही पूरी युआन एम्पायर की आर्मी का खात्मा करते जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि अचानक यूहो वहाँ पे अपनी फुट सोरेंग की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि युआन एम्पायर की आर्मी के काफी सारे लोग वहाँ पे अपने घुटनों पे आ गए थे। उनमें से किसी से भी वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जो देखकर मिस ओरेंज भी अपनी आर्मी को आदेश देते हुए कहते हैं कि यूहो और उसके साथी की मदद करो। इसलिए हम देखते हैं कि यूहो जिन लोगों को अपने घुटनों पे ला रहा था, उनके ऊपर सन मून रॉयल एम्पायर की आर्मी अटैक करते हुए खत्म करती जा रही थी, जो देखकर क्राउन प्रिंस को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि युआन एम्पायर ऑलमोस्ट जीतने की कगार पे था। लेकिन यूहो और वांगडोंग के आ जाने की वजह से युआन एम्पायर की जीत अब हार में बदलते हुए दिखाई दे रही थी, जो देखकर क्राउन प्रिंस वहाँ पे थोड़ा गुस्से से खुद से ही कहता है, इस लड़की की कंट्रोलिंग स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। मुझे लगता है कि इसका सामना करने के लिए अब मुझे खुद ही आगे जाना होगा। और ये कहकर क्राउन प्रिंस वहाँ पे बहुत ही तेजी से यूहो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यूहो को देखते हैं, जिसने वहाँ पे अपनी आइस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। कोई उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। उसने अकेले वहाँ पे युआन आर्मी की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया था, जो देखकर मिस किकी का भी हौसला वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने भी अब वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए युआन एम्पायर की आर्मी का खत्म करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि युआन एम्पायर के क्राउन प्रिंस खुद भी फील्ड के अंदर आ गए थे, जहाँ आते साथ ही क्राउन प्रिंस ने सन मून रॉयल एम्पायर की आर्मी के ऊपर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था, वहाँ पे तबाही आती जा रही थी। इवन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि सन मून रॉयल एम्पायर के सोल्जर्स को तो वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए क्राउन प्रिंस बहुत ही तेजी से उन सभी को वहाँ पे खत्म करने लगा था। और तभी क्राउन प्रिंस वहाँ पे अपनी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक, जिसका नाम वज्र सोल टेक्निक था, उसका इस्तेमाल करते हुए सन मून रॉयल एम्पायर की आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो उन लोगों के साथ टकराता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक ही झटके में सन मून रॉयल एम्पायर के काफी सारे सोल्जर्स मारे गए थे। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि युआन एम्पायर के क्राउन प्रिंस ने सन मून रॉयल एम्पायर के झंडे को भी अपने पैरों तले को चलना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस ने वहाँ पे अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकालते हुए अपनी पास को भी रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा निकलने लगा था, जो देखकर यूहो, वांगडोंग, मिस किकी और मिस ओरेंज चारों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो चारों वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि ये तो सोल मास्टर है। पर अभी वो चारों वहाँ पे इसी तरह से हैरान हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे यूहो के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वहीं क्राउन प्रिंस के अटैक को रोकने के चक्कर में हम देखते हैं कि यूहो भी वहाँ पे थोड़ा पीछे हो गया था। लेकिन यूहो ने दोबारा आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वांगडोंग के साथ मिलकर क्राउन प्रिंस का सामना करना शुरू कर दिया था, जहाँ पे वो दोनों तरफ से लगातार क्राउन प्रिंस के ऊपर हमले करने लगे थे। लेकिन क्राउन प्रिंस अकेले ही वहाँ पे बहुत ही इजीली उन दोनों का सामना कर रहा था, और उसे वहाँ पे वांगडोंग से तो कोई मतलब ही नहीं था। उसका मेन मकसद था वहाँ पे यूहो को खत्म करना। इसलिए अचानक ही वो वहाँ पे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए यूहो को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ गिरने लगा था। लेकिन क्राउन प्रिंस वहाँ पे यूहो को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने दोबारा आगे बढ़ते हुए वहाँ पे यूहो को एक और पंच मार दिया था। हालांकि क्राउन प्रिंस वहाँ पे रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि मिस किकी ने वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे क्राउन प्रिंस के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मजबूरन उसे यूहो को छोड़कर वहाँ पे पीछे जाना पड़ा था। वह मिस किकी लगातार वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए क्राउन प्रिंस के ऊपर हमला करने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस को वहाँ पे उन हमलों से ज्यादा असर नहीं हो रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि वांगडोंग और यूहो दोनों ने वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ से वहाँ पे क्राउन प्रिंस के ऊपर हमला कर दिया था। और उन दोनों का ये हमला पहले वाले हमले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस को वहाँ पे उन दोनों को इस हमले से भी ज्यादा असर नहीं हो रहा था, और उसने अचानक वहाँ पे अपने पास को रिलीज करते हुए उन दोनों को वहाँ पे उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था। उसके ऑरा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सन मून रॉयल एम्पायर के सोल्जर्स जो कि अपने घोड़ों पे बैठे हुए थे, वो सोलर प्रेशर के इम्पैक्ट की वजह से हवा में उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लगे थे। और उसी के साथ उसने वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हुए वांगडोंग और यूहो को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ पे क्राउन प्रिंस अकेले ही सन मून रॉयल एम्पायर की पूरी आर्मी के ऊपर भारी पड़ रहा था, जो देखकर वांगडोंग भी थोड़ा गुस्से से कहता है कि आखिर ये पर्सन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। लेकिन अभी वांगडोंग वहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही क्राउन प्रिंस ने वहाँ पे अपने मास्टर सोल बीस्ट के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते क्राउन प्रिंस वहाँ पे अपने सोल बीस्ट के साथ मर्ज होते हुए एक जायंट बीयर में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग खिसकते हुए खुद ब खुद ही पीछे हटने लगे थे। वहीं क्राउन प्रिंस का निशाना तो अभी भी यूहो ही था, इसलिए वो सबसे पहले वहाँ पे यूहो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है,
जो देखकर युवा वहाँ पे वंग डोंग को इशारा करता है। युवा को इशारा पाकर हम देखते हैं कि वंग डोंग भी जल्दी से वहाँ पे युवा के पास आने लगा था, लेकिन तब तक उस जायंट बियर ने वहाँ पे अपने बड़े से हाथ से उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि जैसे वहाँ पे नीचे जमीन के साथ जा टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास की पूरी जमीन ही हिलने लगी थी और युवा और वंग डोंग दोनों बेचारे वहाँ पे उसके हाथ के नीचे दब गए थे। जबकि उस सोलर प्रेशर से बचने के लिए हम देखते हैं कि मिस किकी और मिस ओरेन दोनों ने वहाँ पे अपने सामने प्रोटेक्टिव शील्ड लगा ली थी, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड भी वहाँ पे ज्यादा देर टिक नहीं पाती और देखते ही देखते उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड्स के भी वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन उन दोनों को वहाँ पे इस बात को कोई भी गम नहीं था, उन दोनों को वहाँ पे चिंता तो यूहो की हो रही थी, लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे यूहो के लिए परेशान हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उस बियर के हाथ के नीचे से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। जहाँ उस हाथ के नीचे हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे वंग डोंग की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है कि इन बीते कुछ सालों में मुझे उम्मीद है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए होगे, इसलिए क्या तुम तैयार हो अपनी नई पावर्स का कमाल दिखाने के लिए। जिसपे वंग डोंग भी वहाँ पे उसको साथ देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे अपनी फ्यूजन टेक्निक गॉडेस बटरफ्लाई वाली टेक्निक इस्तेमाल करने लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन दोनों की बॉडीज वहाँ पे आपस में मर्ज होते हुए गॉडेस बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उन दोनों की बॉडी से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जिसकी वजह से जायंट बियर का हाथ खुद ब खुद ही वहाँ पे ऊपर हो रहा था। वहीं मिस ओरेन के साथ साथ बाकी सभी भी आंखें फाड़ी ये नजारा देख रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉडेस बटरफ्लाई ने सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर से ही उस जायंट बियर को उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर तो अब उस जायंट बियर का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस जायंट बियर की बॉडी से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल खतरनाक ऑरा निकलने लगा था। और उस जायंट बियर की बॉडी के अंदर मौजूद क्रॉन प्रिंस गुस्सा होते हुए कहता है मानना पड़ेगा इन दोनों की फ्यूजन टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमाल की और पावरफुल दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये मेरी इस खतरनाक जायंट बियर वाली फॉर्म को हराने के लिए काफी नहीं है। और ये कहकर क्रॉन प्रिंस वहाँ पे अपनी 6 सोरिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था। उसने वहाँ पे अपनी 6 सोरिंग की सारी पावर को अपने हाथ में ट्रांसफर करते हुए गॉडेस बटरफ्लाई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसका नाम अल्टीमेट डीमन फिस्ट टेक्निक था। जबकि अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर गॉडेस बटरफ्लाई भी वहाँ पे डीमन किलिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि अब गॉडेस बटरफ्लाई की बॉडी से और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और जैसे उस जायंट बियर का अटैक वहाँ पे गॉडेस बटरफ्लाई के पास आता है, हम देखते हैं कि गॉडेस बटरफ्लाई ने वहाँ पे अपनी सिर्फ 2 फिंगर से ही उस जायंट बियर के अटैक को रोक लिया था। लेकिन उन दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़े हुए लोग तो खुद ब खुद ही खिसकते हुए पीछे होने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रॉन प्रिंस ने वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से गॉडेस बटरफ्लाई वहाँ पे ना चाहते हुए भी पीछे होने लगी थी, जो देखकर वंग डोंग और युहो दोनों ही वहाँ पे थोड़े सीरियस हो चुके थे। और उन दोनों ने वहाँ पे अपनी गॉडेस बटरफ्लाई की पावर को बढ़ाने के लिए अपनी सोल बोन की पावर को भी वहाँ पे मर्ज करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते उन दोनों ने वहाँ पे अपनी सोल बोन्स की पावर को मर्ज करके उसकी सारी पावर भी वहाँ पे गॉडेस बटरफ्लाई के अंदर डालना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गॉडेस बटरफ्लाई की पावर भी वहाँ पे पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई ने वहाँ पे अपनी फ्लेम ऑफ लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जायंट बियर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उसकी वजह से उस जायंट बियर की पूरी बॉडी में वहाँ पे आग लगना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो जायंट बियर वहाँ पे पागल होते हुए दर्द में छटपटाने लगा था। और उसका सीधे सीधे असर वहाँ पे क्रॉन प्रिंस के ऊपर हो रहा था, जहाँ अब क्रॉन प्रिंस के लिए भी उस फ्लेम को बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए वो भी वहाँ पे दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगा था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जायंट बियर की बॉडी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक ही स्मोक फैल गई थी। और जब वो स्मोक वहाँ पे खत्म होती है तो सभी की नजर वहाँ पे गॉडेस बटरफ्लाई के ऊपर पड़ती है, जो कि अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई थी। और देखते ही देखते गॉडेस बटरफ्लाई की बॉडी वहाँ पे धीरे धीरे हवा में ही गायब होने लगी थी, जिसके गायब होते ही हम देखते हैं कि वंग डोंग और युहो दोनों वहाँ पे बाहर आ गए थे। और ऐसे कमाल के नजारे को देखकर सन मून रॉयल एम्पायर की आर्मी के साथ साथ युआन एम्पायर की आर्मी भी आंखें पड़ी ये सब देख रही थी, क्योंकि ऐसा कमाल का नजारा उन लोगों ने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। इवन मिस ओरेन तो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं कि इस नजारे को मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं भूलूंगी। लेकिन अभी मिस ओरेन वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी मिस किकी की नजर वहाँ पे अपनी आ रही बाकी आर्मी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर मिस किकी वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गई थी। जबकि मिस ओरेन वहाँ पे युआन एम्पायर की आर्मी की तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से से कहती है अब समय आ चुका है युआन एम्पायर की आर्मी को खत्म करने का। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी आर्मी को आदेश देते हुए कहती है कि क्रॉन प्रिंस मारा जा चुका है, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ो, हमें जल्द से जल्द इन सभी को भी हराना होगा। और ये कहकर मिस ओरेन वहाँ पे अपनी आर्मी को लीड करते हुए खुद वहाँ पे आगे बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब तो सन मून रॉयल एम्पायर की आर्मी और भी ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रही थी। उन सभी ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे युआन एम्पायर की आर्मी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था और लगातार वहाँ पे उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे हराने लगे थे, जो देखकर अब युआन एम्पायर की आर्मी डर के मारे वहाँ से भागने लगी थी, क्योंकि अब जब उनका लीडर ही हार गया था तो वो लोग अकेले भला यहाँ पे क्या ही कर सकते थे, इसलिए वो सभी डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन वो लोग भागकर भी ज्यादा दूर नहीं जा पाते, क्योंकि मिस किकी ने अपनी बाकी आर्मी को सामने से वहाँ पे उन लोगों को घेरने के लिए कह दिया था। और देखते देखते युआन एम्पायर की आर्मी चारों तरफ से वहाँ पे घिर चुकी थी, इसलिए डर के मारे युआन एम्पायर की आर्मी ने वहाँ पे सरेंडर कर दिया था। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि सन मून रॉयल एम्पायर ये फाइट जीत चुका था, वो भी सिर्फ वंग डोंग और युहो की वजह से। इसी बीच हम देखते हैं कि वंग डोंग और युहो भी नीचे आ चुके थे, जहाँ वो दोनों ही अपनी फ्यूजन टेक्निक की पावर को देखते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इवन युहो तो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था हमारी फ्यूजन टेक्निक इस हद तक पावरफुल हो गई होगी। युहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग डोंग भी वहाँ पे स्माइल करने लगा था। तभी मिस ओरेन वहाँ पे युहो के पास आते हुए उसे कहती है युहो तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचा ली, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। मिस ओरेन की ये बात सुनकर
सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि मेरा एहसान चुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर यूहो वहाँ पे मिस ऑरेंज से अलविदा लेते हुए कहता है कि मुझे लगता है अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हमें अपनी आगे की जर्नी को भी कंटिन्यू करना है। जिस पे मिस ऑरेंज वहाँ पे उसे कहती है ओके ठीक है, मैं भी यहाँ का बाकी काम निपटा कर वापस चली जाऊंगी। और ये कहकर मिस ऑरेंज वहाँ पे अपने घोड़े के ऊपर बैठते हुए यूहो से कहती है कि बाद में मिलेंगे। जिस पे यूहो भी हमें अपना सर हिलाते हुए वांग डोंग के साथ वहाँ से जाने लगा था। और यूहो को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर मिस ऑरेंज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए यूहो को आवाज देकर रोक लेती है। मिस ऑरेंज की आवाज सुनकर हम देखते हैं कि यूहो भी वहाँ पे रुक गया था। और जब वो पीछे पलटकर मिस ऑरेंज की तरफ देखता है तो अब बेचारी मिस ऑरेंज से वहाँ पे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, जो देखकर मिस की वहाँ पे मिस ऑरेंज से कहती है कि अब इस तरह से चुप क्यों हो गई, जल्दी से उसे बता दो तुम जो भी उसे कहना चाहती हो, कहीं बाद में देरी ना हो जाए। मिस की बार बार कहने के बावजूद भी हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज वहाँ पे कुछ भी नहीं कह पा रही थी, इसलिए वो वहाँ पे अपनी बात बदलते हुए यूहो से कहती है कि अपना ख्याल रखना। मिस ऑरेंज की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस की भी वहाँ पे उदास हो गई थी, जबकि मिस ऑरेंज की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे स्माइल करते हुए हमें अपना सर हिलाता है। और उसके बाद वो वांग डोंग के साथ मिलकर एक बार फिर से वांग डोंग के होम टाउन की तरफ निकल गया था, जहाँ यूहो को इस तरह से जाते हुए देखकर मिस ऑरेंज काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। असल में मिस ऑरेंज यूहो को पसंद करती थी, लेकिन यूहो को ये बताने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी जैसा कि आज हुआ था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता हमें आइस एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आइस माउंटेन्स के बीचों बीच हमें एक बहुत ही ज्यादा पुराना सेट भी दिखाया जाता है। और ये सेट कोई और नहीं बल्कि हाउटियन सेट ही था, जो कि अभी भी बिल्कुल वैसा ही था जब हजारों साल पहले टेंगसन अपने अंकल से मिलने के लिए आया था। हाउटियन सेट के सामने पहुंचकर वांग डोंग वहाँ पे यूहो को बताता है कि यही है मेरा होम टाउन। वांग डोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो भी वहाँ पे आसपास की जगहों को बहुत ही गौर से देखते हुए वांग डोंग के साथ आगे बढ़ने लगा था। और तभी यूहो की नजर वहाँ पे हाउटियन सेट के बोर्ड के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर यूहो वहाँ पे चौंकते हुए वांग डोंग से कहता है वांग डोंग क्या तुम वाकई हाउटियन सेट के डिसेबल हो? जिस पे वांग डोंग हमें अपना सर हिलाते हुए यूहो को बताता है कि हाँ बिल्कुल। और ये कहकर वांग डोंग यूहो को लेकर अपने हाउटियन सेट के अंदर जाने लगा था, जहाँ आसपास की जगहों को देखते हुए यूहो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। और एक्साइटेड होता भी क्यों ना, क्योंकि आज के दौर में हाउटियन सेट को एक लेजेंडरी सेट माना जाता था। और हाउटियन सेट की बड़ी बड़ी दीवारों और वहाँ पे मौजूद हाउटियन हेमल्स को देखकर यूहो उस जगह से इंप्रेस होते हुए कहता है अब मुझे समझ आ रही है कि हाउटियन सेट को दुनिया का सबसे बेस्ट सेट क्यों कहा जाता है। और इसी भी यूहो की नजर वहाँ पे कुछ एंशिएंट वर्ड्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें पढ़कर यूहो को वहाँ पे महसूस होता है कि इन सभी एंशिएंट वर्ड्स को किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स के साथ लिखा गया होगा। और ये कहकर यूहो वहाँ पे एक एक करके उन सभी एंशिएंट वर्ड्स को पढ़ने लगा था, जिन्हें पढ़ते हुए यूहो को वहाँ पे काफी ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। जो देखकर गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वहाँ पे यूहो को बताते हैं कि इन एंशिएंट वर्ड्स को हाउटियन सेट के एंसेस्टर गॉड्स ने लिखा था और तुमने इन एंशिएंट वर्ड्स की पावर को तो महसूस कर ही लिया होगा। अगर तुम इन एंशिएंट वर्ड्स की फोर्स को समझ लो तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस में काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। और अभी वो वहाँ पे उन एंशिएंट वर्ड्स को पढ़ते हुए उन्हें समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। वो पर्सन वांग डोंग से कह रहा था जल्दी से अपने दोस्त को लेकर अंदर आ जाओ। और उस पर्सन के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि हाउटियन सेट का वो बड़ा सा गेट वहाँ पे ओपन हो गया था, जिसके अंदर से वांग डोंग के कजन ब्रदर्स और दोस्त निकल कर बाहर आते हैं, जो कि सभी वहाँ पे वांग डोंग को ग्रीट करते हुए कहने लगे थे यंग मास्टर फाइनली आप वापस आ ही गए। और साथ ही साथ वो सभी वहाँ पे यूहो को ग्रीट करते हुए उसका भी वेलकम करने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग डोंग और यूहो दोनों ही वहाँ पे हाउटियन सेट के अंदर जाने लगे थे। जो देखकर यूहो वहाँ पे चौंकते हुए वांग डोंग से कहता है क्या तुम हाउटियन सेट के यंग मास्टर हो? आखिर तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? और तुम्हारे ऐसे कितने सीक्रेट्स हैं जो अभी तक भी तुमने मुझसे छुपा रखे हैं? वहीं वो दोनों जैसे ही हाउटियन सेट के मेन हल के अंदर आते हैं तो यूहो की नजर वहाँ पे दो सोल मास्टर्स के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। जहाँ एक सोल मास्टर के साथ फायर एट्रीब्यूट वाला ऑरा था तो वहीं दूसरे सोल मास्टर के पास आइस एट्रीब्यूट वाला ऑरा था। और वो दोनों ही लगातार वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगे हुए थे। जहाँ पे हाउटियन सेट के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाते हुए उन्हें चेयर कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों ही सोल मास्टर्स बिल्कुल एक ही लेवल पे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन दोनों में से कोई भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मान रहा था। जबकि उन दोनों के ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर टियानमिंग वहाँ पे चौंकते हुए कहता है इन दोनों ह्यूमन कल्टीवेटर्स की बॉडी से जो खतरनाक ऑरा निकल रहा है, इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा तो टॉप 10 बीस्ट कभी नहीं होगा। टियानमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि आइचेड एम्प्रेस भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इवन मुझे तो इन दोनों ह्यूमन कल्टीवेटर्स का ऑरा टॉप 10 बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर यकीन कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम गुड इलेक्ट्रोलेक्स को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ही गौर से उन दोनों की फाइट को देख रहे थे। वो वहाँ पे उन दोनों की फाइट को देखते हुए कहते हैं आखिर इन दोनों ह्यूमन कल्टीवेटर्स का ऑरा मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? इन दोनों ह्यूमंस का ऑरा मुझे उन्हीं दोनों लेजेंडरी बीस्ट एप स्पिरिट बीस्ट और ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट की याद दिला रहा है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि उनमें से एक सोल मास्टर ने अचानक वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए उस दूसरे वाले सोल मास्टर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और जब वो दोबारा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो सोल मास्टर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुको रुको, अब और नहीं, मुझसे अब और नहीं लड़ा जाएगा। ब्रदर मैं मान गया कि आप वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जिसपे वो पहले वाला सोल मास्टर भी वहाँ पे अपने छोटे भाई की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने भी काफी हद तक इंप्रूव कर लिया है, पर मुझे हराने के लिए तुम्हें अभी और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। वो सोल मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग डोंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है सेकिन अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप फिर से कोई मुसीबत खड़ी करवाना चाहते हैं? वांग डोंग की आवाज सुनकर तो हम देखते हैं कि वो दोनों सोल मास्टर्स वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और उनमें से एक सोल मास्टर तो वहाँ पे खुश होते हुए वहाँ पे वांग डोंग को हक करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन वांग डोंग ने खुद ही आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पे हक कर लिया था। और उसके बाद वो वहाँ पे दूसरे वाले सोल मास्टर के भी गले लगता है, जो देखकर वो दोनों ही वहाँ पे वांग डोंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम तो पहले से काफी गुना ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हो। अपने फादर्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग डोंग भी वहाँ पे खुश हो गया था। और वो वहाँ पे अपने दोनों फादर से यूहो को मिलवाते हुए कहता
है, ये यू हाउ है मेरा सबसे अच्छा दोस्त और यू हाउ ये दोनों मेरे फादर्स हैं और अभी इनके बीच में तुमने जो कंपटीशन देखा था वो इनकी डेली रूटीन है। असल में ये दोनों अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। वांग नोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू हाउ भी वहाँ पे उन दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करता है। यू हाउ को वहाँ पे अपने सामने झुका हुआ देखकर वो दूसरी वाले सोल मास्टर जिनका नाम मास्टर टाई था वो वहाँ पे यू हाउ को बहुत ही गौर से देखने लगे थे, जो देखकर वांग नोंग वहाँ पे खासते हुए इशारे से अपने फादर से कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से आप भी उसे अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। वांग नोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टाई भी यू हाउ को वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, वैसे तो मेरा सर नेम टाई है लेकिन तुम मुझे अंकल टाइबू कहकर बुला सकते हो। वहीं दूसरी वाले सोल मास्टर भी अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम नीटियान है तो तुम मुझे नीबू कहकर बुला सकते हो। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू हाउ के फेस पे भी स्माइल आ गई थी, जबकि मास्टर टाइबू तो अभी भी वहाँ पे यू हाउ को बहुत ही गौर से देख रहे थे और वो वहाँ पे यू हाउ के चारों तरफ घूमते हुए उससे कहते हैं, पिछले इतने सालों में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वांग नोंग किसी अपने दोस्त को अपने साथ ले आया हो। इसका मतलब है कि जरूर तुम वांग नोंग के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगे और वांग नोंग के लिए खास होने का मतलब है कि तुम हमारे हाउटियान सेट के लिए भी बहुत ज्यादा खास हो, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी शर्माना मत, यहाँ पे तुम जैसे चाहे मर्जी रह सकते हो। और अभी मास्टर टाई वहाँ पे यू हाउ से ये सब कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक डिसेबल आते हुए उन्हें वहाँ पे बताता है कि आपने मुझसे जो रूम बोला था वो मैंने रेडी करवा दिया है। उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर नीटियन वहाँ पे वांग नोंग से कहते हैं, ओके अब तुम अपने इस दोस्त को अपने रूम में ले जाओ और जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, हम लोग डिनर पे आराम से बात करते हैं। अपने फादर्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग नोंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो जल्दी से यू हाउ का हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर अपने रूम की तरफ चला गया था, जिसके जाते ही मास्टर टाई वहाँ पे मास्टर नीटियन से सवाल करते हुए पूछता है, बिग ब्रदर आपके इस लड़के यू हाउ के बारे में क्या ख्याल है, जिसमें मास्टर नीटियन को सोचते हुए कहता है कि ये लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रहा है, भले इसका कल्टीवेशन लेवल अभी 40 पे है लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से मुझे 10 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी सोलिंग महसूस हो रही है। इसका मतलब है कि उस 10 लाख पुराने सोल बीस ने अपनी मर्जी से इस लड़के को चुना होगा और वो खुद कहीं सेक्रीफाइस करते हुए इसका 100 रैंक बन गया होगा, क्योंकि इसके कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक तो अभी के लिए इसके लिए एक 10 लाख पुराने सोल बीस का मुकाबला कर पाना इम्पॉसिबल है। मास्टर नीटियन की सेक्रीफाइस वाली बात सुनकर मास्टर टाई को वहाँ पे एक झटका लगता है, हमने भी तो कभी किसी के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया था, वो लड़का भी तो उस वक्त हमारा मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन आगे उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। असल में मास्टर टाई वहाँ पे टंगसन की बात कर रहे थे। आपको याद ही होगा कि कैसे एक समय पे एप स्पिरिट बीस्ट और ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट ने टंगसन की 100 रैंक बनने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, इसलिए यू हाउ भी अब उन दोनों को वहाँ पे टंगसन की ही याद दिला रहा था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम वांग नोंग को देखते हैं जो कि यू हाउ को अपने रूम की तरफ ले जा रहा था, जहाँ रास्ते में ही वो यू हाउ को अपने हाउटियन सेट के बारे में बताते हुए कहता है, हमारे हाउटियन सेट के काफी सारे फ्लोर्स हैं, जहाँ पे पहले फ्लोर पे हमारे हाउटियन सेट के डिसेबल्स वगैरह रहते हैं, सेकंड फ्लोर एल्डर्स और मेहमानों के लिए है, जबकि थर्ड फ्लोर के ऊपर मैं अपने दोनों फादर्स के साथ रहता हूँ और हाँ मेरी बहन भी हमारे साथ थर्ड फ्लोर के ऊपर ही रहती है। वांग नोंग की ये सारी बातें सुनकर यू हाउ वहाँ पे उसे कहता है कि तुमने मुझे ये तो नहीं बताया कि मास्टर नीटियन और मास्टर टाइबू दोनों ही हाउटियन सेट के मास्टर्स हैं, जिसपे वांग नोंग अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता है कि ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था, असल में ये दोनों ही मेरे पेरेंट्स के बहुत अच्छे दोस्त थे, ऐसे समझ लो कि उनके भाइयों जैसे थे, तो इसलिए मैं उन दोनों को अपना फादर्स ही कहता हूँ और क्योंकि वो दोनों मेरे फादर्स हैं इसलिए तुम्हें उन दोनों से घबराने की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। वांग नोंग की ये बात सुनकर यू हाउ दोबारा वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, तो फिर तुम्हारे रियल पेरेंट्स कौन है। यू हाउ को ये सवाल सुनकर वांग नोंग वहाँ पे थोड़ा उदास हो गया था और वो उदास होते हुए वहाँ पे यू हाउ को बताता है कि उनके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, सेकंड फादर ने मुझे बस इतना ही बताया था कि मेरे पेरेंट्स किसी बहुत ही ज्यादा जरूरी काम के लिए यहाँ से बाहर गए हुए हैं और वो जगह यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए मैं कभी भी अपने रियल पेरेंट्स से नहीं मिल पाया। और ये कहते कहते वांग नोंग वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गया था, जो देखकर यू हाउ भी वहाँ पे उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे वहाँ पे तसल्ली देने लगा था और इसी भी यू हाउ की नजर वहाँ पे बने हुए 3 बड़े बड़े स्टैचूज के ऊपर पड़ती है, जिनकी तारीफ करते हुए यू हाउ कहता है कि ये तीनों स्टैचूज तो बहुत ही ज्यादा कमाल के दिखाई दे रहे हैं। यू हाउ की ये बात सुनकर हम देखता है कि वांग नोंग वहाँ पे उन तीनों स्टैचूज को ग्रीट करते हुए कहता है, ये तीनों स्टैचूज हमारे हाउटियन सेट के एंसेस्टर्स के हैं। वांग नोंग को वहाँ पे ग्रीट करते हुए देखकर यू हाउ भी उन्हें वहाँ पे ग्रीट करने लगा था। वहीं वांग नोंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इनमें से जो ये दरमियान वाला स्टैचू है ये हमारे एंसेस्टर टैंग चैन का है और जो ये लेफ्ट एंड राइट वाले स्टैचूज हैं इन्हें हाउटियन डुलू और जाउटियन डुलू के नाम से जाना जाता है। हमारे हाउटियन सेट को मशहूर करने के पीछे इन दोनों को बहुत बड़ा हाथ था। वहीं वांग नोंग की सारी बातें सुनकर वो वहाँ पे इंप्रेस होते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा हाउटियन सेट वाकई काफी ज्यादा कमाल का है, ये वाकई इस कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना और फेमस सेट कहलवाने के लायक है। और इसी तरह वो दोनों वहाँ पे आपस में बातें करते हुए यू हाउ के रूम तक पहुंच चुके थे और वांग नोंग यू हाउ को उसका रूम दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारा रूम है, अगर तुम यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत हुई तो सर्वेंट को बता देना, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है इसलिए मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ, अब हम लोग डिनर के ऊपर ही मिलेंगे। और ये कहकर वांग नोंग वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया था, जिसको जाते हुए देखकर यू हाउ भी वहाँ पे अपने रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ रूम के अंदर आते ही हम देखते हैं कि यू हाउ को वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल आइस कोल्ड ऑरा महसूस हो रहा था और जब वो वहाँ पे अपने बेड को छू कर देखता है तो वो इतना ज्यादा कोल्ड था कि यू हाउ उसे वहाँ पे छू भी नहीं पा रहा था, जो देखकर यू हाउ वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये बेड इतना ज्यादा ठंडा क्यों है। यू हाउ की ये बात सुनकर टियानमिंग वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये बेड तो 10,000 साल पुरानी बर्फ से बना हुआ है। टियानमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, जिसपे टियानमिंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये बेड एक खास टायर से बना हुआ है जिसके अंदर प्योर हेवन एंड अर्थ की आइस एनर्जी मौजूद है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है और मुझे लगता है वांग नोंग ने इस आइस बेड को स्पेशली तौर पे तुम्हारे लिए अरेंज करवाया होगा। ऐसे एक आइस टायर एक बार मेरे हाथ में भी लगा था, जिसको ऑब्जर्व करने के बाद मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। टियानमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि आईजेड एम्प्रेस भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आइस एक्सट्रीम एट्रीब्यूट वाले पर्सन के लिए ये आइस टायर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है
और ये कहकर आइसजेड एम्प्रेस वहाँ पे युवा से कहती है कि जल्दी से अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर दो, मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में तुम्हारी मदद करूंगी। आइसजेड एम्प्रेस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसने वहाँ पे उस आइस बेड के ऊपर बैठते हुए वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी और जैसे जैसे वो वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था हम देखते हैं कि हर गुजरते पल के साथ उसकी सोल पावर वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इवन उस आइस बेड से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि आइसजेड एम्प्रेस वहाँ पे स्नो क्वीन से कहती है कि तुम भी इस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए जितना जल्दी हो सके खुद को रिकवर कर लो। आइसजेड एम्प्रेस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो क्वीन भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करने लगी थी। वहीं जैसे जैसे युवा की पावर वहाँ पे बढ़ रही थी वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे उन चारों की भी पावर बढ़ती जा रही थी। वो चारों मतलब टियानमेंग, आइसजेड एम्प्रेस, गॉड इलेक्ट्रोलैक्स और स्नो क्वीन उस पावर को ऑब्जर्व करते हुए उन तीनों को वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम युवा को देखते हैं जिसका लगातार वहाँ पे लेवल बढ़ते ही जा रहा था। पहले वो 45 लेवल से होते हुए 46 में आता है और फिर वो 46 लेवल से होते हुए 47 लेवल में आ गया था, जो देखकर तो युवा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसलिए वो अभी भी लगातार वहाँ पे उस पावर को ऑब्जर्व करते ही जा रहा था। इवन अब तो उसने वहाँ पे अपनी सोल रिंग्स की पावर्स को भी बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे खुद ब खुद युवा की सोल रिंग्स भी एक्टिवेट होने लगी थी, जिनसे इतना ज्यादा पावरफुल और निकल रहा था कि हम देखते हैं कि पूरा हुटियन सेक्ट हिलने लगा था। और इस बात का एहसास वहाँ पे मास्टर टाई और मास्टर नीटियन को भी हो गया था और मास्टर नीटियन वहाँ पे युवा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इस लड़के में कोई तो खास बात है। मास्टर नीटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टाई वहाँ पे उनसे कहता है कि बिग ब्रदर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और न जाने क्यों ये लड़का बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलवा रहा है कि ये कोई आउटसाइडर नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम युवा को देखते हैं जो कि लगातार वहाँ पे इन पावर्स को ऑब्जर्व करता ही जा रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके सोल सीरियलम के अंदर मौजूद टियानमेंग की लगाई हुई 2 और सील्स ओपन हो चुकी थी, जो देखकर टियानमेंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि ये तो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युवा एक दिन के अंदर अंदर ही इतना ज्यादा ग्रो कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम स्नो क्वीन को देखते हैं जो कि युवा की तरह लगातार वहाँ पे इन पावर्स को ऑब्जर्व करने में लगी हुई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे उसकी ओरिजिनल पावर्स अवेकन हो रही थी, जो कि अभी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि अगर स्नो क्वीन की ओरिजिनल पावर्स अवेकन हो जाती तो गॉड इलेक्ट्रोलैक्स की लगाई हुई सील वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती और ऐसा वहाँ पे होने भी लगा था। जैसे जैसे स्नो क्वीन की पावर्स वहाँ पे अवेकन हो रही थी हम देखते हैं कि वहाँ पे सील के अंदर कनेक्ट आना शुरू हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ स्नो क्वीन के पावर्स का असर वहाँ पे युवा की बॉडी के ऊपर भी हो रहा था, वो भी एक साथ वहाँ पे इतनी ज्यादा पावर्स को नहीं संभाल पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि युवा की बॉडी से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस ऑरा निकलने लगा था, जिसकी वजह से वो पूरे रूम में वहाँ पे बर्फ में जम गया था, जो देखकर युवा वहाँ पे जल्दी से टियानमेंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिसपे टियानमेंग की बजाय गुड इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पे युवा को जवाब देते हुए कहता है कि धीरे धीरे मेरी सील डिस्ट्रॉय हो रही है और ऊपर से स्नो क्वीन की अपनी पास भी अवेकन हो रही है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। वहीं अब तो युवा की बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था कि वो युवा की बॉडी से होता हुआ सीधा ऊपर आसमान में जाने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक बार फिर से पूरा हुटियन सेक्ट हिलने लगा था, जिसे महसूस करके वंगडोंग कहता है कि ये औरत तो युवा के रूम से निकल रहा है और ये कहकर वो भागकर युवा के रूम की तरफ ही निकल गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ मास्टर टाई और मास्टर नीटियन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे और मास्टर टाई तो वहाँ पे मास्टर नीटियन से कहता है बिग ब्रदर अब हम क्या करें, इस स्पिरिट बीस्ट का औरत तो लगातार यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। जिसपे मास्टर नियान जो कि वहाँ पे बहुत ही गौर से उस औरत को देख रहे थे वो अपने भाई टाई को बताते हैं कि ये स्पिरिट बीस्ट तो खुद को यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है और अगर इस 10 लाख पुराने सोल बीस्ट ने खुद को वाकई यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया तो हमारा पूरा हुटियन सेक्ट एक्सप्लोड हो जाएगा, इसलिए जल्दी से सभी डिसेबल्स को वहाँ पे पीछे हटने के लिए बोलो वरना उन सभी की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। और ये कहकर वो दोनों ही सोल मास्टर जल्दी से अपने डिसेबल्स की जान बचाने के लिए वहाँ से चले गए थे और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।